बच्चों, राजनीति विज्ञान सेकेंड पेपर के अंदर अपन भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर गांधीवादी राष्ट्रवादी आंदोलन की घटनाओं का अपन अध्ययन कर रहे थे और अभी तक अपन ने असहयोग आंदोलन तक को देख लिया है। असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने कल बताया था कि किस प्रकार वो शुरू हुआ और किस प्रकार वो समाप्त हुआ, असफल हुआ, लेकिन उसके महत्व क्या थे और किन कारणों से यह असफल हुआ, इसके बारे में विस्तृत चर्चा मैंने कल की थी। अब जबकि ये आंदोलन 2022 में 1922 में ये समाप्त हो गया और गांधी जी को उस समय अरेस्ट कर लिया गया 6 वर्षों के लिए। बाद में हालांकि उनको रिहा किया गया, लेकिन 1922 से 1930 तक की घटनाएं, क्योंकि बाद में अपन देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, गांधी जी का दूसरा राजनीतिक बड़ा आंदोलन था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में शुरू हुआ। तो आखिर 22 और 30 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन आगे बढ़ा, उसकी संक्षिप्त जानकारी और उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। देखो, 1922 में तो ये हो गया। अब क्या हुआ था कि 1900, इससे पहले एक और घटना का मैं उल्लेख कर दूं थोड़ा सा, कि 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, जिसको कि अपन मॉन्टफोर्ट सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें अनेक स्तरों पर भारतीयों को रियायत देने की, उनको थोड़ा संतुष्ट करने की कोशिश की गई ताकि भारतीयों में असंतोष कम हो। और इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब था कि प्रांतों में, भारत के प्रांतों में कुछ हद तक भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंपी जाए और उसके विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित और आरक्षित। जितने महत्वपूर्ण विषय थे वो आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए और उसकी कमान, उसका अधिकार, संपूर्ण अधिकार प्रांत के गवर्नर के हाथों में ही रखा गया। लेकिन कुछ विषय, शासन के कुछ विषय जो मंत्रिमंडल के हाथों में दिया गया, जो भारत के मंत्री होते थे उनके हाथों में दिए गए। तो इस प्रकार इनको हस्तांतरित विषय कहते थे। तो इस प्रकार प्रांतों में कुछ हद तक जो है वो द्वैध शासन प्रणाली लागू कर और एक प्रकार से जो है ये किया गया। लेकिन कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने इस द्वैध शासन प्रणाली के प्रस्ताव को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिजेक्ट कर दिया। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को कहा कि एक तरह से आउटडेटेड टेक है ये और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस के भीतर ही एक धड़ा ऐसा था जो ये कहता था, वो गांधी जी की बात से सहमत नहीं था। वो कहता था कि हमें जो इस एक्ट के तहत प्रांतों में चुनाव होने वाले हैं उसमें भाग लेना चाहिए, भाग लेकर प्रांतीय विधानसभाओं में जाना चाहिए, हमें वहां पर जो भी सत्ता मिली है उसको संभालना चाहिए और फिर अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्य को अंदर से जाकर तोड़ना चाहिए। हमें इसकी कमियों को वहां अंदर जाकर उजागर करना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए। इस बात पर मतभेद था कि 1919 के एक्ट के तहत जो चुनाव होने वाले थे उसमें हिस्सा लिया जाए या नहीं लिया जाए। बाद में जो चुनाव में हिस्सा लेने वाले लोग थे, जो धड़ा था, उन्होंने गांधी जी की जो सहमति नहीं इस पर थी, तो उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक नया स्वराज दल बना लिया। स्वराज पार्टी इसको कहते हैं, जिसमें प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये जो है ये स्वराज पार्टी वाले थे और इन्होंने हिस्सा लेने का निर्णय किया, हिस्सा भी लिया और कुछ प्रांतों में भारतीयों के हाथ में पहली बार वास्तविक का शासन सत्ता भी आई थी। और इसके तहत जो चुनाव हुए 1923 में, उसमें कई प्रांतों में सत्ता संभाली और हालांकि बाद के वर्षों में जो कमियां थी वो सामने आ गई इस एक्ट की और इस द्वैध शासन प्रणाली की, और बड़े पैमाने पर ये असफल भी होने लग गया, क्योंकि जो दो विषय है शासन का, जो दो विषयों का विभाजन था, आरक्षित और हस्तांतरित, वो लगभग अव्यवहारिक था, है ना। और गवर्नर का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था। जो सरकार का, ब्रिटिश सरकार, औपनिवेशिक सरकार का हस्तक्षेप था बहुत ज्यादा था। तो भारतीय चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उन्होंने जहां तक संभव था उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, अपना वर्थ
अपनी जो अपनी क्षमता है, शासकीय क्षमता, वो दिखाने का पूरा प्रयास किया। इसके बाद ही इस पीरियड में एक नई बात आती है आंदोलन के दरमियान, इस समय जो है क्रांतिकारी घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई। कांग्रेस के राष्ट्रवादी आंदोलन में थोड़ी शिथिलता आई राजनीतिक आंदोलन में। यद्यपि इस कालखंड की जो दो बड़ी बातें थी, दो बड़ी बातों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो क्रांतिकारी जो है ना, अ, उन्होंने अपने आंदोलन को बहुत ही तीव्रता दी। हम देखते हैं इसी कालखंड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, भगत सिंह, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे बड़े क्रांतिकारी हुए। उन्होंने बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं की, जिसमें कई बार हिंसा भी शामिल होती थी। हालांकि गांधी जी को उनका हिंसा को समर्थन नहीं था, इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व में वो आंदोलन अभी स्थिर शिथिल था। लेकिन कांग्रेस के पैरेलल जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था क्रांतिकारियों का, उसमें तेजी आई। इसी समय हम देखते हैं कि काकोरी कांड की घटना होती है, जो कानपुर में काकोरी ट्रेन लूट की घटना थी क्रांतिकारियों के द्वारा। इसी समय HSRA का मैंने नाम बताया। फिर इसी समय जो है वो केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने की घटना होती है। तो ये जो कालखंड था वो क्रांतिकारियों के लिए काफी सक्रिय कालखंड था। इसी में 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में एकमात्र बार, इतिहास में एकमात्र बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। और इस समय कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में अपना फोकस राजनीतिक आंदोलन से हटाकर सामाजिक पुनर्निर्माण के आंदोलन की ओर लगाया। यानी कि गांधी जी ने कहा कि इस दौरान जब राजनीतिक आंदोलन थोड़े शिथिल है, थोड़े से अभी उस सक्रिय अवस्था में नहीं है, उसका समय आएगा, लेकिन तब तक हमें सामाजिक पुनर्निर्माण का काम करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो थी गांधी जी की, वो थी अस्पृश्यता छुआछूत निवारण, है ना, और हरिजन उत्थान, जिसको हरिजन उत्थान कहते थे। उन्होंने पत्रिका भी निकाली हरिजन, उन्होंने यंग इंडिया के माध्यम से, हरिजन में अपने लेखों के माध्यम से उस पूरे सामाजिक पुनर्निर्माण और अस्पृश्यता के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई को जारी रखा, तेज किया। वो खुद हरिजन बस्तियों में जाकर रहने लगे गांधी जी। तो ये जो समय था 22 से 28 का, वो गांधी जी के राजनीतिक आंदोलन की बजाय सामाजिक पुनर्निर्माण और सामाजिक योगदान का कालखंड था। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इस समय बड़े आंदोलन कुछ हुए नहीं कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत ज्यादा, लेकिन कांग्रेस के लोग और जो राष्ट्रवादी थे गांधी जी के नेतृत्व में, वो सामाजिक पुनर्निर्माण में लगे रहे। और दूसरी ओर क्रांतिकारियों की धारा तो चल ही रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त इत्यादि बहुत सारे उस समय चल रहे थे। लेकिन अंग्रेजों का दमन चक्र जारी था, जो शोषण की प्रक्रिया थी वो जारी थी। और इसलिए इस समय में वो कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो पा रही थी। ऐसा हुआ 1927 में एक अवसर आया, और 1927 के बाद से वापस राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी आई। कांग्रेस के नेतृत्व में राजनीतिक आंदोलन में तेजी आई। हम उसी साल देखते हैं 1927 में, जब भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। और वो बम असल में कुल मिलाकर हिंसा करने के लिए नहीं था, जैसा कि भगत सिंह ने बाद में कहा भी था कि वो तो असल में बहरी अंग्रेजी सरकार को भारतीयों के उचित मांगों की ओर ध्यान दिलाने के लिए वो एक प्रयास था। खैर, 27 में ही साइमन आयोग आया। साइमन आयोग आया, एक ऑल व्हाइट मेंबर कमेटी। अंग्रेजी सरकार ने एक जो 7 सदस्यीय साइमन आयोग था, उसको भारत भेजा सर साइमन के नेतृत्व में। उस साइमन आयोग जो है वो आया था असल में भारत में भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने, भारतीयों की मांगों का, स्वशासन की मांगों का अध्ययन करने, और जो द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी 1919 के एक्ट के तहत, जो उसकी सफलता असफलता का एक मूल्यांकन करने, ताकि वो उचित सलाह दे सके। इस हिसाब से ब्रिटिश सरकार ने साइमन आयोग का भेजा, वो भारत भेजा। हालांकि इस आयोग का भारत में व्यापक विरोध हुआ, ये कहते हुए कि ये ऑल व्हाइट कमेटी है, इसमें भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया, और इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। जब मार्च 19
जब जब जो 1927 में साइमन आयोग आयोग आया भारत में, तो उस दिन पूरे भारत में हड़ताल थी, हड़ताल से स्वागत किया गया इसका। लाला लाजपत राय लाहौर में, मुंबई में और बहुत सारे अन्य नेताओं ने पूरे देश में हड़ताल किया और इस आयोग का बहिष्कार किया। और जब बाद में साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, उसने तो और जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। उसने भारतीयों की मांग द्वैध शासन को तो में सुधार की बात की, असफल भी माना उसको और उसमें सुधार की बात की, लेकिन भारतीयों के स्वशासन और स्वराज की बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया, ये कहते हुए कि भारतीय इसमें सक्षम नहीं है, भारतीय भी शासन करने को तैयार नहीं है, उनमें क्षमता विकसित नहीं है। और अगर भारतीय, उन्होंने चुनौती दी सम्मेलन में कि अगर भारतीय अपने कानून बनाने और इस पे सक्षम हो तो वो उसका एक चुनौती स्वीकार करें और उस कानून को बनाने की क्षमता अपने प्रदर्शित करें। इसी के जवाब में हम देखते हैं कि बाद में 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक नेहरू रिपोर्ट, नेहरू कमेटी बनाई और नेहरू कमेटी ने भावी भारत के एक संभावित संविधान, संभावित कानून व्यवस्था को नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया। और हालांकि उन्होंने उस समय मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक मांगे थी उसको अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी। इसके जवाब में जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम भी आया था, 14 सूत्री कार्यक्रम आया था 1928 का, और जिसके माध्यम से जिन्ना ने एक अपनी अलग सांप्रदायिक मांग रखी थी। तो ये सब 1928 तक की घटना हुई, जिससे अब ये जो साइमन आयोग का विरोध हुआ, साइमन आयोग के प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को बहुत चोटें लगी, बाद में हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद देखते हैं कि वो जो सॉन्डर्स ने जिसने लाठीचार्ज करवाया था लाजपत राय पर, उसके बाद उसकी हत्या हो गई, जिसके आरोप में भगत सिंह को बाद में फांसी भी हुई थी। तो ये सब जो है घटना चक्र 1928 तक चला था और ये पृष्ठभूमि तैयार तो कर रहा था। और इसी के कारण 1928 के बाद गांधी जी ने अपने राजनीतिक आंदोलन को पुनः शुरू करने का एक निश्चय किया। और फिर हम 1928 के बाद की घटनाओं के बारे में आएंगे, के ऊपर आएंगे, और फिर 1930 का वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, राजनीतिक दूसरा बड़ा आंदोलन था गांधी जी का, उसकी चर्चा करेंगे, उसकी विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे।